वालेकुम बेटा। योर प्रोफेसर फॉर केमिस्ट्री आसिफ मलिक दोबारा आपके सामने हाजिर हैं। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? तबीयतें ठीक हैं आपकी? अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और साथ साथ पढ़ते रहें इंशाअल्लाह ताला। कैसी जा रही बच्चों पढ़ाई आपकी? अब आपको चीज़ें समझ आ रही हैं? अब करीब अब ये इंशाअल्लाह ताला एक लेक्चर आज हो जाएगा और एक लेक्चर और होगा। इंशाअल्लाह ताला हम ये थर्ड चैप्टर ख़त्म करेंगे। काफ़ी तसल्ली से, काफ़ी डिटेल से हमने ये थर्ड चैप्टर किया है और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ आई भी होंगी। आप लोगों के क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं ना आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका एक पूरा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन हुआ करेगा। आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम कि आपके जो पूरे एक हफ़्ते के क्वेश्चंस हैं ना, इनका पूरा एक अलग लेक्चर हुआ करेगा और वो उसी दिन सारे के सारे रिप्लाई कर दिए जाएंगे। कुछ बच्चों को मैंने LMS पे उस पर रिप्लाई भी किए हैं, तो लेकिन ये है कि यहाँ पे हम चूँकि उनको डिस्कस भी कर सकेंगे तो और बाकी सब तक भी बात पहुँच जाएगी। अगर किसी किस्म का उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो दैट विल बी क्लियर इंशाल्लाह। अच्छा जी बेटा, लास्ट टाइम हमने सिलिकॉन के ऑक्साइड्स डिस्कस किए थे और उसमें हमारी ये बात हुई थी कि जी जो ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन हैं ये बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो एमॉर्फस हो सकते हैं या वो क्रिस्टलाइन हो सकते हैं। तो एमॉर्फस वाले का नाम हमने दिया था विट्रस और जो क्रिस्टलाइन वाला है उसका नाम हमने दिया था क्वार्ट्ज। ऐसे ही है। उसके बाद हमने ये देखा था कि विट्रस सिलिका है क्या। हमने ये देखा था कि विट्रस सिलिका की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसमें मैंने आपको कहा था कि आपने जो पेज नंबर 48 का जो पैराग्राफ है वो आप उसको पहले कंसीडर कर लें, विट्रस सिलिका वाला। ये मैंने बताया था ना, पेज नंबर 48 के ऊपर जो सेकंड पैराग्राफ लिखा हुआ है व्हेन क्रिस्टलाइन सिलिका इज़ हीटेड, तो इसको मैंने आपको कहा था कि इसको आप पहले इमेजिन कर लें क्योंकि ये डिफ़ाइन कर रहा है कि विट्रस सिलिका है क्या। और उसके बाद फिर आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हमने देख लिया था कि जी हाई ट्रांसपेरेंसी है, लो थर्मल एक्सपेंशन है उसका, इसके अलावा इंसुलेटर है और ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। फिर हमारी बात हुई थी कि क्वार्ट्ज क्या है। क्वार्ट्ज का जब टॉपिक शुरू होता है तो क्वार्ट्ज में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है कि सिलिका और CO2 इन दोनों में बताएं फ़र्क क्यों है इतना। वो कहता है कि जी कार्बन और सिलिकॉन दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और दोनों ही डाइऑक्साइड बना रहे हैं। देखें ये भी CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो फिर कहता है कि फ़र्क क्यों है इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के रवैये में, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रवैये में फ़र्क क्यों है, इनकी फिजिकल स्टेट में क्यों फ़र्क है। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड वो कहता है कि जी गैस है, लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक सॉलिड है। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली सिलिकॉन के केस में सिलिकॉन का साइज़ है बड़ा। तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे एक टेबल छोटा हो तो उस टेबल के गिर्द मुमकिन आप 3 या 4 कुर्सियां रख सकें। अगर वही टेबल ज़रा इनलार्ज हो जाए, बड़ा हो जाए, तो आप उसी टेबल के गिर्द 12-14 कुर्सियां रख सकेंगे। ऐसे ही होगा। सिलिकॉन का साइज़ है बड़ा, इसलिए ये टेंड करता है, इट टेंड टू सराउंड मोर ऑक्सीजन। फिर हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन्स को अपने साथ जोड़ के रखता है। ऐसे हुआ था ना। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कार्बन सिर्फ 2 ऑक्सीजन को जोड़ता है। कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इसके केस में लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, इसके केस में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आपको पता है एंगल 109.5 होता है और लीनियर स्ट्रक्चर में एंगल 180 है। फिर सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड बनाया करता है। ये देखें, सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, लेकिन कार्बन के पास ये एबिलिटी मौजूद है कि वो डबल भी बना सकता है, वो ट्रिपल भी बना सकता है।
तो कार्बन इस केस में 2 डबल बॉन्ड बना रहा है 2 ऑक्सीजन के साथ। ठीक हो गया। फिर हमने क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था। हमने देख लिया था कि हर ऑक्सीजन के गिर्द हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के साथ है, हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो ओवरऑल जब हम रेशो निकालते हैं पूरे कॉम्प्लेक्स में, पूरे मॉलिक्यूल में, पूरे स्ट्रक्चर में जब रेशो निकलती है तो वो रेशो निकलती है 1:2 की। इसलिए हम इसको कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, क्योंकि इनकी रेशो 1:2 निकलती है। अच्छा जी, ये बातें भी हो गई थी। अब आ जाए जनाब अली आप सिलिकेट्स के ऊपर। सिलिकेट्स क्या होते हैं और इनके इस्तेमालात क्या हैं। और वैसे मैंने आपको सिलिकेट का बता दिया हुआ है कि सिलिकेट क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर में बात हुई थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जी सिलिकॉन क्या है, फिर मैंने आपको बताया सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है, फिर बात हुई थी कि सिलिकेट्स क्या होते हैं। देखें ज़रा सिलिकेट्स, ये सिलिकेट्स बेसिकली वो कंपाउंड्स हैं जो कि डिराइव किए गए हैं सिलिसिक एसिड से। द कंपाउंड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द सिलिसिक एसिड आर सिलिकेट्स। अब सिलिसिक एसिड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है, बनाता है H2CO3। कोई नई बात तो नहीं है ना, पता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है तो ये बनाता है सिलिसिक एसिड। क्या? सिलिसिक एसिड। सिलिसिक एसिड। और होगा क्या? इसी तरह सेम टू सेम ये वाला H2SiO3। मुश्किल है कोई? इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि एक सिलिकॉन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोक्सल। कितना हो गया? H2SiO3। क्लियर? ऑल ओके? अब देखें ज़रा, ये जैसे इसमें है सिलिसिक एसिड, आपने पहले पढ़ा है बोरिक एसिड, 3rd ग्रुप में आपने पढ़ा है बोरिक एसिड। और फिर बोरिक एसिड में आपने देखा कि जी और 2 बोरिक एसिड होता है जी, मेटाबोरिक एसिड होता है जी, ऐसे ही होता है ना। इसमें भी ऐसे ही होता है। सिलिसिक एसिड में मेटासिलिसिक एसिड है, और 2 सिलिसिक एसिड है, डायसिलिसिक एसिड है और पायरोसिलिसिक एसिड है। हमारा इसमें वास्ता पढ़ना है सिर्फ इसके साथ, मेटासिलिसिक एसिड के साथ, इसलिए हमने बाकी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं। आपके पास है मेटासिलिसिक एसिड, फिर आपके पास है जनाब अली डायसिलिसिक एसिड, फिर आपके पास है पायरो, और फिर है जनाब अली ऑर्दो सिलिसिक एसिड। हमने इसमें डिस्कस नहीं करने हैं। बाकी डाइसिलिसिक एसिड, पायरो, ऑर्दोसिलिक एसिड ज़रूरत नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है। जैसे अब ऑर्दोसिलिक एसिड के केस में क्या होता है कि Si4OH होते हैं, ये देखें, उसके अंदर 2 OH थे मेटा में, और इसका ये होता है, तो इसको यूं लिख लिया जाता है SiOH4। बाकी तफसीलन जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोर्स में है नहीं, सिर्फ मेटासिलिसिक एसिड देखते हैं। मेटासिलिसिक एसिड क्या है जनाब? H2SiO3। मेटासिलिसिक एसिड में बिल्कुल सेम वो वाली बात जरा जहन में रखें आप, अपनी बोरोन वाली, जहाँ पे वो बोरोन के आपने एसिड्स पढ़े थे और उसके सॉल्ट्स पढ़े थे, वो वाली बात जहन में रखें। तो सोडियम सिलिकेट क्या होना चाहिए? आप मेटासिलिसिक एसिड को H2SiO3 को, इसके हाइड्रोजन को सोडियम से रिप्लेस कर दें तो सोडियम सिलिकेट बन गया। मुश्किल है आपको इसमें?
मैंने क्या किया है, H2SiO3 सिलिसिक एसिड था, मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, लाइक बोरोन, वहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट बन गया। इतनी सी बात है इसमें। प्रिपेयर कैसे किया जाता है ये, इसका रिएक्शन करवाते हैं Na2CO3 का प्योर सैंड के साथ। अच्छा एक बात, पेज नंबर 48 पे ये जो सोडियम सिलिकेट का हेडिंग है, इसके अंदर इक्वेशन लिखी हुई है ना, कुछ बुक्स में मुमकिन है SiO3 लिखा हो, ये गलत है, SiO3 नहीं आना, यहाँ पे SiO2 आना, इसको करेक्ट कर लें। अच्छा जी, सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन करता है सिलिका के साथ, तो ये बना देता है जनाबे अली Na2SiO3 साथ में CO2। ये देखिए ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इधर से निकल गया, एक पीछे ऑक्सीजन बचा, तो वो ऑक्सीजन और ये सोडियम और सिलिका, और एक ऑक्सीजन जो यहाँ से बचा सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। ये रिएक्शन होता है रिवर्बरेटरी फर्नेस में। क्या वर्ड यूज किया, रिवर्बरेटरी फर्नेस। फर्नेस मैंने आपको बताया भट्टी, सिंपल, जिसमें आग जलाई जाती। रिवर्बरेटरी फर्नेस ऐसी फर्नेस होती है जिसकी दीवारों को भी हीट किया जाता है, जिसकी छतों को भी हीट किया जाता है। यानी एक रूम सा होगा, जैसे ये एक रूम है सिंपल, उसके अंदर आप मटेरियल्स को डाल देते हैं, सोडियम कार्बोनेट को डाल देते हैं, सिलिका को डाल देते हैं, फिर आप इस पूरे रूम को गर्म करते हैं। वो कैसे गर्म करते हैं, इसकी छतें भी गर्म की जाती हैं, इसकी दीवारें भी गर्म की जाती हैं, बाहर से फ्लेम इसको मिलता है। ऐसी फर्नेस को कहते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस। क्या, रिवर्बरेटरी फर्नेस। ठीक हो गया बच्चे, बस इतनी सी बात है इसमें, छोटी सी इसकी इक्वेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़हन में रखें। प्रॉपर्टीज इसमें क्या है कि ये वाटर सॉल्युबल होता है, इसीलिए इसको वाटर ग्लास भी कहते हैं। सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है। अच्छा, अब वाटर सॉल्युबल है तो मुझे एक बात ज़रा लॉजिकली बताएं, अच्छे बच्चे हैं आप माशाल्लाह, सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं। Na2SiO3 को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, HOH लिख दूं वाटर को, हाँ जी, क्या सोल्यूशन होना चाहिए इसका, इसका सोल्यूशन अल्कलाइन होता है। और अल्कलाइन क्यों होगा, ये देखें क्या बन गया, H2SiO3, पीछे बचा क्या, हाइड्रोक्सल सोडियम, क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब H2SiO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है या सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फिर रिएक्शन क्या, सॉरी सोल्यूशन क्या होगा, अल्कलाइन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। बस आगे देखें एक शॉर्ट क्वेश्चन, केमिकल गार्डन। क्या किया जाता है कि ये जो आपने Na2SiO3 है ना, सोडियम सिलिकेट, इसको वाटर में डिसॉल्व करके सोल्यूशन बना लेते हैं। यानी कि वाटर ग्लास का बना लेते हैं क्या, सोल्यूशन। उसको पानी में डिसॉल्व किया और उसका बना लिया सोल्यूशन। जब बना लिया ना इसका सोल्यूशन, तो उसके बाद इसमें केमिकल गार्डन, ये देखें इस तरह मैंने एक बीकर लिया, मैंने जनाब अली इस बीकर में पानी डाला और पानी डाल के इसके अंदर मैंने डाल दिया सोडियम Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट, इसके अंदर डाल दिया। साथ में यहाँ पे क्या मौजूद है, साथ में जनाब अली मौजूद है वाटर। तो मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने वाटर ग्लास का सोल्यूशन बना दिया। जब मैं सोल्यूशन बनाता हूँ ना, ये बन गया सोल्यूशन। सोल्यूशन बनाने के बाद मैं इसमें कुछ क्रिस्टल्स फेरस सल्फेट की डालता हूँ, कुछ क्रिस्टल मैं कॉपर सल्फेट की डालता हूँ, कुछ क्रिस्टल्स मैं नाइट्रेट्स की डालता हूँ। ये सारे आपको आपसे बात हुई थी इस बारे में पहले चैप्टर 1 में, जहाँ पे कलर डिस्कस हुआ था, वहाँ पे बात हुई थी कि ये जो सारे मेटल सॉल्ट्स हैं ना, जो डी वाले ऑर्बिटल्स वाले हैं, डी ब्लॉक वाले, ये सारे कलर्ड होते हैं। तो जब इसके अंदर कलर डाले जाते हैं तो किसी का कलर, जैसे मिसाल के तौर पे
निकल क्लोराइड है सबसे पहले, तो निकल क्लोराइड का कलर येलो होता है। अच्छा जी, फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। उसके बाद जो कोबाल्ट नाइट्रेट है इसका कलर होता है रेड। जब इसके क्रिस्टल इसमें डाले जाते हैं ना तो ये ग्रो करते हैं, ये देखें ऐसे, ऐसे ग्रो करते हैं इसके अंदर, ब्लू, ग्रीन, रेड। रेड की जगह मैं ब्लैक शो कर देता हूं आपको, आप समझदार बच्चे हैं, समझ लेंगे, खुद ही समझ लेंगे ये रेड है। जब ये ऐसे इसके अंदर ग्रो करते हैं ना तो बड़ा प्यारा सा एक ऐसा एक सीन बनता है कि जैसे कोई गार्डन है और उस गार्डन के अंदर जनाबे अली कोई फूल खिल रहे हैं, कोई पत्ते आ रहे हैं, कोई शाखें आ रही हैं, कोई रूट्स आ रही हैं, इस तरह से ऐसे ही ग्रो होता है। तो ये बड़ा खूबसूरत सा सीन बन जाता है एक। आप YouTube पे, वैसे भी तो YouTube यूज़ करते हैं ना, आप YouTube पे या गूगल पे लिखें केमिकल गार्डन और उसकी वीडियो देखिएगा, वो बड़ा खूबसूरत सा एक मंजर बनता है। इसको कहते हैं केमिकल गार्डन। क्या किया हमने बेसिकली, हमने इसमें जो सोल्यूशन बनाया वाटर ग्लास का विद वाटर, एक सोल्यूशन बना लिया एक्वा सोल्यूशन। हमने इसके अंदर जनाब अली कोबाल्ट नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कोई भी, इसके अलावा भी यहाँ पे 3-4 लिखे हुए हैं, इनके अलावा भी यूज़ कर सकते हैं। निकल के सॉल्ट हैं, मैंगनीज के सॉल्ट हैं, वो उसके अंदर डाले जाते हैं। वो डाले जाते हैं तो वो ग्रो करते हैं, इट ग्रोज लाइक अ प्लांट। तो वो एक पूरा एक गार्डन की सूरत हाल बन जाती है, वो बड़ा खूबसूरत सा मंजर बन जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये क्या बन गया, केमिकल गार्डन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एक ज़हन में रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद बेटा यूजेस ऑफ सोडियम सिलिकेट देखें एक नज़र, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको भी ज़हन में रखना है, आया भी हुआ है ये बोर्ड में। आपने एज फिलर फॉर सोप इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, फायर प्रूफ एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, फर्नीचर पॉलिश के तौर पे इस्तेमाल होता है, कैलिको प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कैलिको प्रिंटिंग कहते हैं जो आपके जो कपड़े के ऊपर प्रिंटिंग होती है, कपड़े के ऊपर फैब्रिक के ऊपर प्रिंटिंग की जाती है ना, उसको कहते हैं कैलिको प्रिंटिंग। क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कैलिको प्रिंटिंग। तो यहाँ हुई बात जनाब अली ख़त्म, इसकी बात सोडियम इसकी सिलिकेट की इतनी सी बात है। अच्छा, अब सोडियम सिलिकेट के बाद सिलिकेट के सॉल्ट और भी हैं, लाइक एल्यूमिनियम सिलिकेट, लाइक मैग्नीशियम सिलिकेट, कैल्शियम। अब इन पे आए ज़रा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट क्या है। ये जो एल्यूमिनियम सिलिकेट है ना, इसके अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और वो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। एल्यूमिनियम सिलिकेट, शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेदरिंग, व्हाट इज वेदरिंग। ये कह सकता है या कह सकता है कि जी एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ वेदरिंग, व्हाट इज द वेदरिंग ऑफ पोटाशियम फेल्डस्पार, ये सारी बातें पूछ सकता है। आपको पता है कि सिलिकॉन फ्री हालत में नहीं मिलता, एक बात। दूसरी बात कि जब ये फ्री हालत में नहीं मिलता लेकिन अर्थ क्रस्ट में है तो ये ठीक ठाक कितने परसेंट है, 25% है, टू मच है, दूसरे नंबर पे आता है अबंडेंसी के लिहाज से। तो जब ये फ्री फॉर्म में नहीं है और अबंडेंट भी है, इसका मतलब है इट इज़ प्रेजेंट इन द कंबाइंड फॉर्म, ये कंबाइंड फॉर्म में मौजूद है। अब ये जो आपके पत्थर हैं, पहाड़ हैं, आपके ज़मीन है, ये सारे के सारी इसके अंदर सिलिका मौजूद है। इसके अंदर क्या मौजूद है, सिलिका मौजूद है। अब ये सिलिका डिफरेंट दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है। अब ये कंबाइन जब करता है ना, तो इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, और जो अच्छे बच्चे हैं ना उन्होंने ये याद किया होगा। ये क्या है, फेल्डस्पार। आपने इसको मिनरल में याद किया है। फेल्डस्पार का जो फार्मूला होता है वो होता है K2O Al2O3 6 वाटर। ऐसे ही है जनाब, K2O Al2O3 6 वाटर मॉलिक्यूल। ये
सॉरी 6 सिलिका, 6 सिलिका, सिलिका ही तो मेन है उसका, 6 सिलिका इसके अंदर मौजूद है, K2O, Al2O3 और 6 सिलिका। ये बेसिकली कहलाएगा पोटाशियम फेल्डस्पार। क्या? पोटाशियम फेल्डस्पार। अगर यहां पे मैं सोडियम लगा दूं तो सोडियम फेल्डस्पार, अगर कैल्शियम लगा दूं तो कैल्शियम फेल्डस्पार। क्लियर होगी? लेकिन आपने पोटाशियम ही करना है क्योंकि उसने मिनरल में आपके पीछे पोटाशियम लिखा हुआ है, आप पोटाशियम तक ही रखें। अच्छा जी, होता क्या अब, ये रॉक्स में, ये पहाड़ों में ये मौजूद है। अब पुत्र सर्दियां भी आनी हैं, गर्मियां भी आनी हैं। सर्दियों में बर्फबारी होनी है, गर्मियों में टेम्परेचर जनाब अली 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाना है, सर्दियों में टेम्परेचर माइनस समथिंग पे पहुंच जाना है। तो बीच में बर्फबारी भी हो रही है, बीच में जनाब अली गर्मी भी पड़ रही है, कभी पत्थरों को सर्दी मिल रही है, कभी टेम्परेचर कम मिल रहा है, कभी उनको टेम्परेचर ज़्यादा मिल रहा है। एक कंडीशन ये ज़हन में रखें। दूसरी कंडीशन, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो मौजूद है ना हवा में। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलती है तो क्या बनाती है? H2CO3, कार्बोनिक एसिड, और फिर वाटर भी मौजूद है। ये तीनों चीज़ें आपस में मिलके जो रॉक्स हैं इनके ऊपर इफेक्ट करती हैं। इस केमिकल कंपाउंड के केमिकल जो फेल्डस्पार मौजूद है इसके ऊपर ये इफेक्ट करती हैं। ये इसको करती हैं ब्रेक, इसको ब्रेक करती हैं और इसमें से ये देखें, इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। ये इसके अंदर से पोटाशियम कार्बोनेट बना देगा थोड़ा सा, उसके बाद ये साथ में बना देगा एल्यूमिना बना देगा, Al2O3 बना देगा। फिर साथ में एक और चीज़ ये बनाता है और वो है Al2O3 SiO2 और 2 वाटर मॉलिक्यूल। साथ में ये कुछ सिलिका बना देगा इधर। मेन काम की जो चीज़ है ना वो अब ये Al2O3 सिलिका 2 वाटर मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं क्ले। आपने ये फार्मूला भी याद किया हुआ पहले, क्ले भी बोलते हैं इसको और दूसरा इसका नाम काउलिन भी है। क्ले बोलते हैं या काउलिन बोलते हैं। ये जो क्ले बनी है ना इसके बड़े इस्तेमालात हैं, इसके बड़े इस्तेमाल हैं। आप समझ लें कि ये जो फेल्डस्पार, बेसिकली मैंने आपको बताया कि फेल्डस्पार भी ज़मीन के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर बेतहाशा मौजूद है। जितना ज़्यादा सिलिका का मौजूद है तो सिलिका ने कंबाइन करके ये फेल्डस्पार ही बनाया हुआ है ना। अराउंड 60% के करीब जो हमारे पास सिलिका है ना वो इन द फॉर्म ऑफ फेल्डस्पार होती। तो जब इस रॉक की वेदरिंग होगी और इसके नतीजे में क्ले बनेगी तो क्ले की भी अच्छी खासी मिकदार होगी। इसका मतलब है क्ले दो तरह की हो सकती है, क्ले प्योर भी हो सकती है और कंबाइंड फॉर्म में भी हो सकती है। अब इनके अपने अपने दोनों के इस्तेमालात हैं। जो प्योर क्ले है इसको हम ज़रा जैसे कि चाइना डिशेस हो गई बनाने के लिए, आपने लैब में जो ऑपरेटर्स देखे हुए हैं, प्रोसिलीन का नाम सुना होगा आपने। क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ? प्रोसिलीन। फिर आपके जो चाइना वेयर्स हैं ये बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं प्योर क्ले, प्योर क्ले। और जो दूसरी आपके पास ओरिजिनल क्ले, ओरिजिनल क्ले का क्या मतलब है? ओरिजिनल क्ले का क्या मतलब है कि उसके अंदर दूसरे एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, मिसाल आयरन भी मौजूद है, मैंगानीज भी मौजूद है, वो मिक्सअप है। जैसे ये प्योर होगी ना, ये काइंडली आप समझने के लिए कह लें कि ये इम्प्योर है, तो इसके अंदर दूसरे एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। तो इनकी फिर बना ली जाती हैं ब्रिक्स, ईंटें। जब ईंटों को, आपको पता है ईंटें कैसे बनती हैं, वो बेसिकली मिट्टी को पका के बना रहे होते हैं। वो मिट्टी को लेता है, मिट्टी का गारा बनाता है और उसको सांचे में डालता है। उसके सांचे में उसको इस तरह के पूरे, जैसे आपके सामने एक ईंट आती है, उसको पूरा एक ब्लॉक में डालता है और उसको हीटअप करता है। जब इसको हीटअप करता है तो ये पक्की होकर ये सख्त हो जाती है बाद में। और इसका जो रेडिश कलर आता है वो क्यों आता है? रेडिश सा कलर होता है ना इसका, वो होता है आयरन की वजह से। जो इसके अंदर आयरन मौजूद है, आयरन की जब ऑक्सीडेशन होती है ये क्या बना देता है?
आयरन ऑक्साइड, जैसे जंग लगना है, जंग का क्या कलर होता है? ब्राउनिश रेडिश टाइप सा, यही कलर होता है ना जंग का। तो ईंट का भी करीब करीब इसी तरह का कलर होता है पक जाने के बाद। तो वो क्यों है उसमें? क्योंकि उसके अंदर मौजूद है आयरन। ये आपका प्योर क्ले का इस्तेमाल हो गया, ये ओरिजिनल क्ले होगी आपकी इस्तेमाल। इसके अलावा भी काफ़ी इस्तेमाल है, कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल है, मुल्तानी मिट्टी और चाइना मिट्टी, ये सारे नाम आपने सुने हुए हैं। अब मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल क्यों है? देखें ना, हर ज़मीन का हर जो मिनरल वहाँ पे मौजूद हैं उनका जो इफ़ेक्ट है और उनकी जो अमाउंट है वो मुख्तलिफ है। अब लाहौर की मिट्टी और मुल्तान की मिट्टी, इन दोनों में फ़र्क है। वहाँ पे टेम्परेचर और पड़ रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, लेकिन लाहौर में 45 तक रहता है। तो फिर ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं वेदरिंग फिनोमेना को। यही चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी जो आपकी क्ले बनी है उसकी क्वालिटी को। इसलिए मुल्तानी मिट्टी उसका एक अपना ही अंदाज़ है। फिर पेज नंबर 49 पे देखें ज़रा, इसके इस्तेमाल लिखे हुए हैं, सिंपल सी बातें हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ रह गई है तो वो देख लेना खुद ही। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, बाकी ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज़ छोटी सी इसमें ये है कि जब इसको क्ले को पानी में मिलाया जाता है ना, तो इट बिकम्स लाइक अ प्लास्टिक। ऐसे जैसे आपने अगर कभी वीडियोस में देखा हो ना, गांव वगैरह में मिट्टी के जो बर्तन बना रहे होते हैं, तो वो मिट्टी के बर्तन की जब वो शेप बना रहा होता है ना, तो बड़ी खूबसूरती से उसके हाथ लगाने से ही उसकी शेप चेंज हो जाती है। वो इतना खूबसूरत जो पेस्ट बना होता है वो एक प्लास्टिक की तरह बिल्कुल बना होता है, जैसे प्लास्टिक है जिसको आप मोल्ड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, बिल्कुल उसका वही हाल होता है। तो जब आप पेस्ट में इसमें पानी डालते हैं, इसको पेस्ट बनाते जाते हैं, तो बेसिकली इट बिकम्स लाइक अ प्लास्टिक। तो इवेंचुअली जब आप उसको हीट करते हैं, तो हीट करने से क्या होगा, उसमें से जो वाटर है सारा वो निकल जाएगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा और वो हार्ड हो जाएगा। फिर जो भी आपने सांचा बनाया, जो भी मटेरियल बनाया, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा जी बेटा, उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटी सी बात है बिल्कुल, वो है आपका टैल्क और सोपस्टोन। अब जिन्होंने ये याद की हुई हैं मिनरल्स, उनको फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि इसका फार्मूला क्या होगा। टैल्क और सोपस्टोन दोनों नाम से याद रखना है, दोनों नाम से पूछ लेता है, टैल्क या सोपस्टोन। अब ये क्या है? ये बेसिकली मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। देखें ना, अभी तक हमने जितनी भी बात की है, हमने बात की है कि जो पोटाशियम का ऑक्साइड जमा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जमा सिलिका का ऑक्साइड, ये बन गई आपकी ये फेल्सपार बन गया। अब मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं कह रहा हूं कि ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड, फिर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और फिर इसमें सिलिका साथ में, यह बन जाएगा आपका टैल्क या सोपस्टोन। इसका फार्मूला है 2 मैग्नीशियम के और इसमें वाटर भी होता है, सॉरी, SiO2 और साथ में वाटर 4, ये आपका बन गया टैल्क सोपस्टोन। ठीक हो गया, जिसको आप याद रखने के लिए आपने इसको इस तरह से याद रख लेना। वैसे देखने में फार्मूले ज़रा डेंजरस से खौफनाक से लगते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हैं नहीं। आपने याद इसको ऐसे रख लेना, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, सिलिकॉन का ऑक्साइड और साथ में यानी कि सिलिका और साथ में वाटर, ये आपका बन गया टैल्क। अच्छा जी, इसका इस्तेमाल देखें ज़रा, ये ग्रीसी होता है टच करने में, कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल है, इसके अलावा हाउस होल्ड में इस्तेमाल है, आर्टिकल्स में। बस छोटी सी बात है, इसमें इतनी ही रखें, ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट देखें एस्बेस्टॉस, इसमें 4 सिलिका और 2 वाटर। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें ज़रा एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस का भी आपने नाम सुन लिया होगा पहले। एस्बेस्टॉस आप लैब में यूज़ भी करते हैं एक जगह पे। लैब में कहाँ यूज़ करते हैं? लैब में जहाँ पे आप वो बंसन बर्नर के ऊपर जो ट्राईपोड स्टैंड रखा करते हैं, ऐसे करके, ऐसे स्टैंड जो रखते हैं, उस स्टैंड के ऊपर आप रखा करते हैं एक वायर गॉज, जाली सी रखते हैं एक। इस जाली के ऊपर यहाँ पे दरमियान में एक मटेरियल लगा होता है, आपने कभी गौर किया हो तो, जाली के दरमियान में एक मटेरियल लगा होता है जिसके ऊपर आप बाद में अपना बीकर वगैरह रखते हैं।
ये एस्बेस्टॉस होता है, इसके अंदर फिट हुआ होता है एस्बेस्टॉस। अच्छा जी, एस्बेस्टॉस है क्या जनाब अली? याद रखने के लिए कैल्शियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, सिलिकॉन का ऑक्साइड। क्या? कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सिलिका। सिलिका इसमें दो हैं, दो नहीं सॉरी 4 सिलिका हैं और 3 मैग्नीशियम है। ठीक हो गया। इसका इस्तेमाल देखें एक नज़र, ये इनकम्बस्टिबल, इसका इस्तेमाल जो ज़्यादा इस्तेमाल है ना इसका वो यही है कि इसको आग नहीं लगती, ये फायर प्रूफ होता है। तो एक दफ़ा शायद लेक्चर में पहले भी आपसे बात हुई है कि जो शीट्स बनाई जाती हैं, जो छतें बनाई जाती हैं, पहले ख़ास तौर पे बनाई जाती थी, इसकी बनाई जाती थी ताकि आग ना लग सके उनको। तो लेकिन चूंकि बाद में पता चला कि ये दमा कॉज करता है, अस्थमा कॉज करता है, तो इसकी वजह से इसको फिर जो इंडस्ट्री में अब जो इसका इस्तेमाल है वो बैन कर दिया गया। लेकिन बहरहाल जो इसके इस्तेमाल हैं वो आपने लिखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इसने पूछा भी हुआ है बोर्ड में, 2011 या 12 में ये क्वेश्चन आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, उसके बाद बेटा नेक्स्ट है, ये छोटा सा टॉपिक है, हम सिलिकॉन को शुरू कर लेते हैं, सिलिकॉन्स को, और मुकम्मल तो नहीं हो पाएगा लेकिन ये कि चलें जितना हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला ना इसको ख़त्म करना है बिल्कुल, इस चैप्टर को। बहुत हो गई, इसको याद कर लें अब साथ अच्छे से तफसील के साथ। मैंने वर्ड यूज़ किया जनाबे अली सिलिकॉन्स। जैसे कार्बन की प्रॉपर्टी है कि वो हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्राइड भी बना सकता है, वो हैलोजेंस के साथ मिलके लाइक क्लोरीन के साथ मिलके टेट्राक्लोराइड भी बना सकता है। फिर एक और कार्बन की बड़ी ख़ास प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कैटिनेशन, वो कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है। इंशाल्लाह ताला ऑर्गेनिक में जाके आप इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा जनरल सी बात करता हूँ यहाँ पे, जितनी बात यहाँ के लिए ज़रूरी है, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर देखेंगे। कार्बन, इमेजिन कि ये मज़ीद 4 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, CH3 कितने के साथ अटैच है? मज़ीद 4 के साथ, CH3C चारों तरफ लग गए CH3। जैसे इसके साथ ये काम हुआ है ना बेटा, यही काम सिलिकॉन के साथ भी हो सकता है। जो इसकी ये प्रॉपर्टी है कार्बन की, यही प्रॉपर्टी सिलिकॉन की भी है। मैंने इसके लिए यहां पे वर्ड यूज किया मिथाइल। ये मिथाइल कहां से बनता है? ये भी हमारी एक दफा पहले बात हुई है, मीथेन से। मीथेन में से आप एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल बन जाएगा। मीथेन में क्या होता है? CH4, एक हाइड्रोजन निकल गया, पीछे क्या बचा? मिथाइल, ये मिथाइल CH3। तो इस कार्बन के साथ, सेंट्रल कार्बन के साथ 4 मिथाइल जनाबे अली अटैच हैं। जो काम इस कार्बन ने किए ना, यही काम सिलिकॉन भी कर सकता है। और मज़े की बात ये है कि सिलिकॉन अगर ये काम करे ना तो हमें बड़ा फ़ायदा होता है। मैंने अब आपको मैं लेके आया हूँ इस बात के ऊपर, ये कम्प्लेक्सेस का नाम है सिलिकॉन्स। ये कम्प्लेक्सेस का क्या नाम है? इनको कहा जाएगा सिलिकॉन्स। इसकी इस्तेमाल और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप लगाएं कि जो गूगल का जो हेड ऑफिस है उसको क्या कहा जाता है? आई थिंक मैं गलत नहीं कह रहा, गूगल के हेड ऑफिस को ही कहते हैं सिलिकॉन वैली, USA में। सिलिकॉन के इस्तेमाल की वजह से इसका नाम, उस पूरे एरिया का नाम सिलिकॉन वैली है। बहरहाल इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे, फ़िलहाल मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आना चाह रहा हूँ, टाइम का मैं भी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह तफसील से इस पर बात करेंगे। अच्छा जी, अब ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन्स का बनना, मैंने बताया कि कार्बन, इस कार्बन की जगह अगर मैं SI लगा दूं तो कोई मसला है? जो काम कार्बन 4 बॉन्ड बना के अपने साथ दूसरे मिथाइल को, दूसरे क्लोरो को, दूसरे ब्रोमो को, जिसको मर्जी अटैच कर सकता है, यही काम सिलिकॉन भी कर सकता है। नाउ इमेजिन अ कंपाउंड के जनाबे अली, हम कहते हैं कि ये एक कंपाउंड है जिसमें
दो तरफ मैं लगा लेता हूं क्लोरो और दो तरफ लगा लेता हूं मिथाइल। इसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरो 2 मिथाइल सिलिकॉन। 2 क्लोरो है, 2 मिथाइल है। मामला होता क्या है, जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है ना वाटर के साथ, किसके साथ? वाटर के साथ। 2 क्लोरो 2 मिथाइल सिलिकॉन, इसका रिएक्शन हुआ जनाबी अली वाटर के साथ, तो वाटर क्या होता है? HOH। तो ये हाइड्रोजन और ये Cl, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देते हैं? HCl। जब ये HCl बनाते हैं, एक बात याद रखिएगा, आप ऑर्गेनिक में भी आगे जाके देखेंगे, जहां पे भी पहले और 7वें ग्रुप के एलिमेंट को मिलने का मौका मिल रहा होगा ना, वो बाकी सारा कुछ छोड़ के आपस में आके मिल जाएंगे। पहले और 7वें ग्रुप की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। यही काम हमने यहाँ पे किया। ये पहले ग्रुप का है, ये 7वें ग्रुप का है, तो पहला और 7वां ग्रुप आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे? HCl। पीछे बचा क्या? हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड के पास और क्या ऑप्शन है कि वो जाके ये जो जगह खाली हुई है इसकी जगह पे जाके फिट हो जाए। ये बना देता है साथ में SiOH, इधर क्या आना है? CH3, इधर आना है CH3, इधर आना है OH। ठीक हो गया बच्चे? अब फर्दर क्या होता है कि ये OH मौजूद है ना, तो इसी तरह यहां पे एक और भी तो कंपाउंड मौजूद होगा ना इसी का सेम लाइक। देखे ना, एक बीकर है मिसाल के तौर पे, उसके अंदर ढेर सारे ये कंपाउंड पड़े हुए हैं, ये रिएक्शन हो रहा है, तो एक मॉलिक्यूल ये मौजूद है, तो एक मॉलिक्यूल साथ में एक और मौजूद है करीब में, तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में मिल के क्या करते हैं? इसका H और इसका OH ये आपस में मिलके वाटर बना देते हैं। ये देखें, नेगेटिव वाटर HOH। जब ये काम हुआ तो पीछे बचा क्या है? ये ऑक्सीजन। अच्छा, इधर से क्या हो रहा होगा? ये OH किसी और के साथ मिल रहा होगा, उसका मॉलिक्यूल ये वाला OH आगे किसी और के साथ मिल रहा होगा, तो हर एक केस में सिर्फ क्या बच रहा है? ऑक्सीजन। तो फिर मामला क्या बनता है? अब मैं ज़रा रेज करता हूँ ताकि एक दफ़ा ये जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है इसको क्लियरली बना सकूँ। यहाँ पे ये बन जाता है लास्ट में Si ऑक्सीजन, ये CH3 मिथाइल। इनको तो किसी ने टच नहीं किया ना, ये तो ऐसे कैसे ही मौजूद है, ऑक्सीजन। फिर आगे अब अगले मॉलिक्यूल का, उसका OH निकल गया था, इसका H निकल गया, वाटर बन गया था, अब ये इसके साथ ऑक्सीजन। क्या आपने ये स्ट्रक्चर पहले देखा हुआ है? देखें जरा उत्तर, ये वही तो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड वाला, सिर्फ उसमें फर्क क्या था कि वहां पे सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन थे, इसके अंदर क्या है? 2 तो ऑक्सीजन है, चेन चल रही है, लेकिन ऊपर नीचे क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। इनको कहते हैं कंपाउंड्स को सिलिकॉन्स। इन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? सिलिकॉन। सिलिकॉन और चीज है, सिलिकॉन्स ये। सिलिकॉन का मतलब है सिलिकॉन एलिमेंट, Si, सिलिकॉन। ये क्या है? ये सिलिकॉन्स हैं। ये कंपाउंड बन गया, ये पॉलीमर सा बन जाता है, इसकी लेंथ वेरी करती है, मॉलिक्यूलर मास वेरी करता है। हम इसके मिथाइल को भी चेंज कर सकते हैं, जितनी मर्जी इसकी लेंथ बढ़ा लें, जितना मर्जी इसका मास बढ़ा लें। अब इसको आप यहाँ तक रखें, फिलहाल पेज नंबर 50 के ये दोनों इक्वेशन लिखी हुई हैं ऊपर, और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जब हम ज्वाइन करेंगे तो हम इसके प्रॉपर्टीज़ और इसके यूज़ देखेंगे। बहुत यूज़ है इसके, इंडस्ट्री में बेतहाशा इस्तेमाल है, आजकल के दौर में तो बहुत इस्तेमाल हो रहा है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर बात करेंगे, अल्लाह तौफीक दे। तो एक दफ़ा आप प्रॉपर्टीज़ और यूज़ पढ़ना इसके, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा। बाकी यहाँ तक मुकम्मल तौर पर याद करें, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। गुड लक।